हेलो स्टूडेंट, अब आज के लेक्चर में वी आर स्टार्टिंग विद द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, है ना। न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं वो भी सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है तो उसका जो बेसिक फंडामेंटल होता है वो फंडामेंटल हम लोग कैसे पढ़ेंगे, क्या करेंगे उसमें देखते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप। ओके, देखो चार तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, जहाँ पे बी और सी का साइन प्लस प्लस हो जाता है, या ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 होता है, या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0 होता है, या ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इस तरीके का इक्वेशन होता है। इन चार इक्वेशन को छोड़ के कोई भी इक्वेशन अपने पास नहीं होते। ठीक है, मैं आपको इन चारों इक्वेशन से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कैसे निकालने वो आपको ट्रिक समझाता हूँ। देखो, अगर आपके पास इक्वेशन अगर ऐसा होगा जिसमें सी प्लस आ रहा है, जैसे कि ये वाला इक्वेशन है ना, और ये वाला इक्वेशन, तो ध्यान रखना सी की तरफ, ध्यान रखना सी की साइन की तरफ। जब सी का साइन सेम होगा, प्लस होगा, सी का साइन जब प्लस होगा तब ना इस इक्वेशन के रूट आएंगे, रूट विथ सेम साइन आएंगे। क्या आएंगे? विथ सेम साइन आएंगे। ध्यान रखना, जब भी सी का साइन प्लस होता है तो उस इक्वेशन के रूट होता है रूट विथ सेम साइन, रूट विथ सेम साइन आते हैं, इसकी तरफ ध्यान रखना आप। ओके, लेकिन रूट विथ सेम साइन यानी किस साइन का रूट आएगा वो कैसे डिसाइड करोगे? वो डिसाइड होता है बी के साइन पर। देखो, तो इस पहले इक्वेशन के रूट निकाल के दिखा रहा हूं मैं आपको, x1 इज इक्वल टू एंड x2 इज इक्वल टू, बराबर। अब देखो बी का साइन क्या है? प्लस, उसका उल्टा कर दो, कितना होगा? माइनस। तो यहाँ पे लिखा है मैंने ऑलरेडी रूट्स विथ सेम साइन, तो इसका मतलब हमारे पास जो रूट आएंगे, उनका साइन होगा माइनस माइनस, यानी x1 माइनस होगा और x2 भी माइनस हो जाएगा, बराबर। ठीक, सेकंड इक्वेशन में भी क्या है? c प्लस होने की वजह से रूट विथ सेम साइन आएगा, लेकिन किस साइन का रूट आएगा वो डिपेंड करता है b पर। b अगर माइनस होगा तो उसको उल्टा कर दो, रूट्स हमारे पास क्या होंगे? प्लस प्लस होंगे, रूट्स हमारे पास प्लस प्लस होंगे। अगर मान के चलो मेरे पास इक्वेशन अलग है, ए स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0, है ना। लेकिन देखो, अगर c का साइन माइनस होगा तो आपको हमेशा मिलेगा रूट्स विथ ऑपोजिट साइन, हमेशा मिलेगा रूट्स विथ ऑपोजिट साइन, रूट्स विथ ऑपोजिट साइन। हाँ, तो चलो रूट्स तो ऑपोजिट साइन के मिल रहे हैं, लेकिन इसमें से बड़ा वैल्यू कौन सा होगा वो डिपेंड करता है बी पर। अगर बी माइनस होगा तो बी का उल्टा क्या होगा? प्लस। तो यहाँ पे प्लस वाला रूट बड़ा होगा और माइनस वाला रूट छोटा होगा। जब हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। या इक्वेशन का टाइप ऐसे हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो फिर से याद रखना, सी का साइन अगर माइनस होगा तो हमको मिलेगा रूट्स विथ ऑपोजिट साइन, हमको मिलेगा रूट्स विथ ऑपोजिट साइन, रूट्स विथ ऑपोजिट साइन मिलेगा, करेक्ट। तो मिल गया ऑपोजिट साइन वाला। लेकिन इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा वो डिपेंड करता है बी पर। अगर बी प्लस होगा तो उसका उल्टा क्या होता है? माइनस। तो यहाँ पे माइनस वाला रूट ज्यादा होगा और प्लस वाला रूट कम होगा। बस ये चीजें यहाँ पे याद रखना, तो हमको रूट्स निकालने बहुत आसानी से आ जाएगा। मान के चलो एक क्वेश्चन ले लेते प्रैक्टिस के लिए। देखो, अगर मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसके रूट निकालना है 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें c का साइन ऑपोजिट आ रहा है, तो इसका मतलब इसमें प्लस वाला दो रूट्स आएंगे प्लस और माइनस के, है ना। दो रूट्स आएंगे प्लस और माइनस के, तो x1 इज इक्वल टू प्लस में आएगा और x2 इज इक्वल टू माइनस में आएगा, बराबर। ऑपोजिट साइन के रूट होंगे तो x2 आएगा माइनस में, करेक्ट। अब देखना, अब क्या करना है कि रूट्स निकालने के लिए अब रूट्स निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। तो यहाँ पे 14 इंटू 5 आपको 70 आएगा। तो इसके फैक्टरेशन कर दो आप,
देखो हमारा मल्टीप्लिकेशन 70 होना चाहिए और एडिशन हमारा 3 होना चाहिए, तो इसके लिए इसको फैक्टर कर सकते हैं। 14 का फैक्टर होगा 7 इंटू 2 और ये 5 वैसे के वैसे नीचे आ जाएगा। तो इस फैक्टर से पता चल रहा है अगर मैंने इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना होगा 10 और ये 7, 10 इंटू 7 कितना होता है, 10 इंटू 7 कितना होता है 70 होता है, और 10 माइनस 7 3 होता है, तो उससे हमको ये आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो देखो यहाँ पे बी का साइन क्या है प्लस, बी का साइन क्या यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर b का साइन प्लस होगा तो उसका उल्टा क्या होता है माइनस, तो माइनस को बड़ा वाला वैल्यू लगा दो, बड़ा वाले की वैल्यू कितना अपना 10, तो एक्स2 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, देखो यहाँ पे आ जाएगा वो -10 है ना, और छोटा वैल्यू लगा दो प्लस के साथ, और ये डिवाइड बाय बाद में 5 एक्स के कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देना, बस हमारे 2 रूट आ गए, ठीक है, हमारे यहाँ पे 2 रूट आ गए। ओके, तो ये हमने 2 रूट निकाले फैक्टरेशन मेथड से। आप कौन से मेथड यूज़ कर सकते हो, मैं जनरली फैक्टरेशन मेथड को प्रेफर करता हूँ, जल्दी से रूट निकल के आ जाते हैं। और कुछ हम लोग सवाल प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो अगर मेरे पास ऐसा है 18x² प्लस 9x माइनस 35 इज इक्वल टू 0, तो इसमें क्या होगा ना, अब 18 और 35 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 18 और 35 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो 18 को लिख सकते हैं 3 इंटू 6 और 75 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5। अब हमारा बीच में 9 चाहिए एडिशन, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है, अगर मैंने मान के चलो 6 इंटू 5 कर दे तो 30 और 7 इंटू 3 कर दे तो 21, 30 माइनस 21 9 आएगा। तो इससे पता चल रहा है एक आ रहा है 30 आंसर और एक आ रहा है 30 और एक आ रहा है आपका 21। लेकिन बड़े वाला का साइन क्या होगा, देखो बी का साइन क्या है पे प्लस है, बी का साइन क्या है प्लस है, तो प्लस का उल्टा क्या होता है माइनस। देखो और सी का साइन माइनस होने की वजह से दो ऑपोजिट साइन के रूट आएंगे, दो ऑपोजिट साइन के रूट आएंगे, और बी का साइन अगर प्लस होगा तो उसका उल्टा माइनस, तो माइनस को बड़ी वैल्यू लगा दो, माइनस को बड़ी वैल्यू लगा दी और प्लस को छोटी सी वैल्यू लगा देंगे और इनको डिवाइड कर देंगे 18 से, तो ये हमारे रूट्स आएंगे। तो इस तरीके से रूट्स आप किसी भी तरीके से आसानी से निकालते हो। मैंने आपको सिर्फ वो तरीका बताया कि रूट्स आप कैसे निकाल सकते हो। ओके, नाउ वी विल सॉल्व सम थ्योरी क्वेश्चंस। अब देखो थ्योरी क्वेश्चंस क्या है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन 1 बोला है। क्वेश्चन 1 क्या है, देखो दीपक एंड सुधीर have 26 marbles. Deepak and Sudhir have 26 marbles. Both of them lost 3 marbles. Both of them have lost 3 marbles each. And product of marble they have now 91। प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन, अब उनके पास जो मार्बल का जो मल्टीप्लिकेशन वो कितना है 91 है। तो उनके पास हाउ मेनी मार्बल्स इनिशियली, तो उनके पास इनिशियली मार्बल्स कितने थे, ये आपको क्वेश्चन वो पूछ रहा है, हाउ मेनी मार्बल्स इनिशियली, ठीक है। इनिशियली उनके पास कितने मार्बल्स थे वो आपको निकालना है। अरे बस में तो देखो दीपक और सुधीर टुगेदर हैव, मिला के दोनों को मिला के टुगेदर हैव 26 मार्बल्स, उन दोनों को मिला के 26 मार्बल है ना। और दोनों भी क्या करते कि बाद में 3 मार्बल्स लूज कर देते, 3 मार्बल लूज कर लेते। अब उनके पास जो मार्बल बचता है उनका प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन हो जाता है 91, प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन 90 होता है। तो इसका मतलब उनके पास इनिशियल मार्बल्स कितने थे। तो ये वाला क्वेश्चन फिर आसान है। हम लोग क्या बोलेंगे, देखो दीपक को डी बोलेंगे, सुधीर को एस बोलेंगे। दीपक के मान के चलो दीपक के पास इनिशियली एक्स मार्बल्स थे, और टुगेदर का मतलब क्या होता है, दीपक और सुधीर का मार्बल का एडिशन कितना होना चाहिए 26 ना। तो इनिशियल क्या बोल रहे हैं, देखो दीपक एंड
सुधीर टुगेदर हैव 26 मार्बल, यानी एडिशन करना है आपको, क्या करना है, एडिशन करना है। तो अगर दीपक के पास मार्बल अगर x होंगे तो सुधीर के पास जो मार्बल्स होंगे वो 26 माइनस एक्स होगा ना, 26 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का एडिशन तो, दोनों को मिला के एडिशन तो कितना आना चाहिए, 26 आना चाहिए ना। देखो दीपक प्लस सुधीर टुगेदर हैव 26 मार्बल, तो दीपक का x और सुधीर का 26 माइनस एक्स कर दो, तो एक्स एक्स कर गया, तो कितना आंसर आ रहा है, 26। यही तो मैं निकालने की कोशिश कर रहा था ना। ठीक है, ये हो गया हमारी, अब ये हो गया हमारी कंडीशन 1, कंडीशन 1। अब उसके बाद क्या बोल रहा है ना कि वो दोनों भी क्या होते हैं, दोनों भी 3-3 मार्बल लूज कर देते हैं। तो दोनों भी अगर 3-3 मार्बल लूज करेंगे तो दीपक के पास अब मार्बल्स कितने बचेंगे, x माइनस 3 बचेगा, और सुधीर के पास मार्बल कितने बचेगा, 26 माइनस एक्स माइनस 3 बचेगा। ठीक है, अब जो बचे हुए मार्बल है उनका प्रोडक्ट ने मल्टीप्लीकेशन कितना होना चाहिए, 91 होना चाहिए। तो इन दो वैल्यू का हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो इसका मतलब x माइनस 3 इंटू 26 माइनस एक्स माइनस 3, इसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो 91 होना चाहिए, बस। अब इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करो, विल गेट द आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 26 माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो इससे आप सुधीर और दीपक के पास जो इनिशियली मार्बल्स थे वो निकाल सकते हो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको यहाँ पे। चलिए, ये वाला क्वेश्चन तो आसान था, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। चलिए, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड। देखो देखो कुछ और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, सम स्टूडेंट्स planned a picnic. Some student planned a picnic. The budget for the food was rupees 500, but five of them failed to go. And thus the cost of food increased by 5 rupees. Then how many students attended picnic? देखो ये वाला भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो वो पे क्या बोल रहा है वो, सम स्टूडेंट्स प्लान्ड अ पिकनिक, द बजट फॉर द फूड वॉज 500 रुपीज। देखो स्टूडेंट का कहीं तो पिकनिक जा रहा है तो टोटल बजट फूड का 500 रुपये लगा रहा है वो, लेकिन जो बच्चे पिकनिक को जा रहे थे ना, अचानक से कोई 5 बच्चे ना वो पिकनिक जाने का कैंसिल कर दे, मे भी वो बीमार होंगे या कहीं तो जाना होगा उनको, तो 5 बच्चे पिकनिक को नहीं जा रहे। तो अगर 5 बच्चे पिकनिक को नहीं जा रहे तो इसका मतलब तो कॉस्ट ऑफ फूड बढ़ना ही चाहिए, और वो बढ़ रहा है 5 रुपये से कॉस्ट ऑफ फूड बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब टोटल कितने बच्चे फिर पिकनिक को गए, यानी हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड पिकनिक, यानी टोटल कितने बच्चे पिकनिक को गए, ऐसे आपको क्वेश्चन निकालना है ना। देखो जो निकालना है ना जनरली उसको ही हम लोग x मानते हैं। इस तरीके से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका होता है, जो निकालना है उसको आप x मान के चलो। यहाँ पे आपको निकालना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट अटेंडेड द पिकनिक, तो मैं क्या बोलता हूँ, चलो कुछ x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनिशियली फॉर पिकनिक, यानी पिकनिक को जाने के लिए x नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे पास इनिशियली थे।
ठीक है, इनिशियली थे। और टोटल बजट कितना था फूड का, टोटल बजट ऑफ फूड वॉज 500 रुपीज़, तो बताओ इनिशियली पिकनिक को कितने बच्चे जाने वाले थे, एक्स, और टोटल बजट कितना था सबको मिला के 500 रुपये। देखो तो इसका मतलब एक इंटरेस्ट रिलेशन हम लोग इससे निकाल सकते हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर एक्स बच्चों को मिला के बजट आ रहा है 500 रुपये का, ठीक है, तो फिर एक स्टूडेंट के लिए खर्चा कितना आएगा, वो क्वेश्चन मार्क। तो फिर कॉस्ट, इसके लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कॉस्ट फॉर फूड पर वन स्टूडेंट वो निकल के आएगा। अगर ये निकाला तो आपने पर वन स्टूडेंट निकाला तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ फूड पर वन स्टूडेंट ये आ जाएगा 500 डिवाइड बाई एक्स। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको निकालनी है ना। तो कॉस्ट फॉर फूड पर वन स्टूडेंट निकल के आए, यानी एक बच्चे को इतना खर्चा आ रहा है ना। लेकिन बाद में 5 बच्चे छोड़ गए, तो बाद में अगर 5 बच्चे छोड़ गए तो इसका मतलब कॉस्ट ऑफ फूड पर वन स्टूडेंट अब बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ फूड पर वन स्टूडेंट अब बढ़ गया, बढ़ना ही चाहिए ना, 5 बच्चे छोड़ के गए। देखो इनिशियली एक बच्चे के पीछे फूड का खर्चा कितना आ रहा था, 500 डिवाइड बाई एक्स, और एक्स क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली थे। अब क्या करना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट एक्स थे इनिशियली, उसमें से आप 5 घटा दो, क्योंकि 5 बच्चे छोड़ के चले गए ना। तो देखो डिनोमिनेटर कम हो गया तो वैल्यू ऑब्वियसली बढ़ेगा। तो ये बोल रहा ना कॉस्ट ऑफ फूड पर वन स्टूडेंट है ना, वो बढ़ गया, वो बढ़ गया। तो ध्यान रखना इनिशियली पर स्टूडेंट कॉस्ट इतना आ रहा था, अब 5 बच्चे छोड़ने के बाद कॉस्ट इतना आ रहा है ना। तो इनिशियल कॉस्ट पर वन स्टूडेंट कम था और अब इनिशियल कॉस्ट पर वन स्टूडेंट बढ़ गया, और वो कितने से बढ़ गया, ईच मेंबर के लिए 5 रुपये से बढ़ गया। तो इसका मतलब ये वैल्यू ज़्यादा हो गया और ये वैल्यू कम हो गया, तो दोनों का डिफरेंस कितना होना चाहिए फिर। इसका मतलब जो कॉस्ट ऑफ फूड पर स्टूडेंट जो बढ़ गया था वो था ये, माइनस इनिशियली पर वन स्टूडेंट कॉस्ट कितना था 500/x। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही तो आपको दे देना उसने, कि कॉस्ट कितने से बढ़ रहा है, हर एक मेंबर के लिए 5 रुपये से बढ़ रहा है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था ना आपको, देखो यहाँ पे लिखा था बट 5 of them failed to go, thus the cost of the food increased by 5 rupees। तो फूड का कॉस्ट अगर 5 रुपये से बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये फाइनल कॉस्ट पर स्टूडेंट है वो ज़्यादा है और इनिशियल कॉस्ट पर स्टूडेंट कम थी, इन दोनों का डिफरेंस तो 5 रुपये होना चाहिए ना फिर। आर गेटिंग दिस आइडिया? तो इसको आप मैथमेटिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करो, you will get the quadratic equation, and that quadratic equation will be x square minus 5x minus 500 is equal to 0। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करो, फैक्टरेशन मेथड से लगा के सॉल्व करो, और x का वैल्यू कभी नेगेटिव मत लेना क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट हमेशा पॉजिटिव होता है ना। तो चेक करो x का वैल्यू आपको कितना आएगा, कितने बच्चे जा रहे थे पिकनिक को, 20 बच्चे जाएंगे पिकनिक को, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम लोग अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेन लेफ्ट 30 minutes later than the scheduled time, यानी जो उसका शेड्यूल टाइम था उससे वो 30 मिनट लेट गया। इन नेक्स्ट क्या बोल रहे देखो, इन ऑर्डर टू अराइव इट्स डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर अवे, डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर दूर है। इन टाइम तो 1500 किलोमीटर दूर का डेस्टिनेशन अचीव करने के लिए, अब 30 मिनट तो लेट जा रहा है ना, तो 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस अचीव करने के लिए टाइम पर उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। फिर इट हैज़ टू इंक्रीज स्पीड
by 250 kilometer per hour, it has to increase the speed by 250 kilometer per hour from its यूजुअल स्पीड, यानी प्लेन का जो यूजुअल स्पीड होता है ना उससे उसने 250 किलोमीटर पर आवर का स्पीड बढ़ा दिया। तो उसका देन फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। ठीक है, चलो क्वेश्चन तो मैंने लिख लिया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था वो आपको, वो क्या बोल रहा है कि प्लेन एक 30 मिनट देरी से जा रहा है और उसका डेस्टिनेशन 1500 किलोमीटर दूर है, लेकिन अब 30 मिनट देरी से जा रहा है तो उसका मतलब उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा ना फिर टाइम पर पहुंचने के लिए। तो वो स्पीड बढ़ा, यूजुअल स्पीड से वो स्पीड बढ़ा देता है 250 किलोमीटर पर आवर से। तो उसका यूजुअल स्पीड क्या होगा? और जनरली इस वाले क्वेश्चन में याद रखना, जो निकालने ना उसको ही हम लोग एक्स मान के चल लेते है ना। तो मैं क्या करता हूँ, उस प्लेन का जो यूजुअल स्पीड था यानी रेगुलर स्पीड, उसको बोलूंगा मैं x किलोमीटर पर आवर, उसको बोलूंगा मैं x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अगर यूजुअल स्पीड से जाएगा तो उसको कितना टाइम लगेगा वो निकाल सकते हैं। देखो हम यूजुअल स्पीड से जाने के बाद टाइम कितना लगेगा वो निकालेंगे। देखो हमारा डेस्टिनेशन कितना दूर है, 1500 किलोमीटर दूर है, करेक्ट। और हम कितनी स्पीड से जा रहे हैं? यूजुअल स्पीड से x किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, करेक्ट। तो किलोमीटर कट गया। तो यूजुअल स्पीड से जाने के लिए प्लेन को 1500 किलोमीटर का दूरी तय करने के लिए प्लेन को टाइम लगता है यूजुअल स्पीड से जाने के लिए 1500 डिवाइड बाय x। लेकिन अब क्या हो रहा है ना प्रॉब्लम, अब उसने 30 मिनट देरी कर दी। 30 मिनट देरी करने के बाद क्या होगा 30 मिनट देरी करने के बाद अगर उसको उसी टाइम में पहुंचना है, अगर मैंने इस टाइम को t बोला, तो सेकंड केस में भी उस प्लेन को उसी टाइम में पहुंचना है जो यूजुअल स्पीड से जाता है। तो अगर प्लेन को उसी टाइम में पहुंचना है टी टाइम में, तो इसका मतलब उसको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। पहले स्पीड कितना था x था, अब x में बढ़ेगा कितना 250 किलोमीटर बढ़ेगा स्पीड। x में स्पीड कितना बढ़ेगा 250 किलोमीटर बढ़ेगा, लेकिन डेस्टिनेशन तो वही रहेगा ना फिर। तो इसका मतलब अब हमारा जो टाइम होगा वही टाइम जो इनिशियली लग रहा था प्लेन को यूजुअल स्पीड से जाने के लिए, वही टाइम अगर रखना है आपको तो स्पीड नीचे बढ़ाना पड़ेगा ना फिर आपको, करेक्ट। क्योंकि ऑलरेडी आपने 30 मिनट लेट कर दिया, यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया क्लियर। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो इसका मतलब क्या होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू ज़्यादा रही, तो इसका मतलब ये वाला जो टाइम है ये टाइम फिर कम हो जाएगा, ये टाइम फिर कम हो जाएगा। तो इसके लिए मैं क्या बोलता हूँ कि T1, इसको T1 बोल देता हूँ और इसको मैं T2 बोलता हूँ। चलो ये दोनों टाइम अलग अलग होंगे क्योंकि ऑलरेडी प्लेन 30 मिनट से लेट जा रहा है ना, 30 मिनट से लेट जा रहा है, वो तो उसको दिया था, ठीक है। तो यूजुअल स्पीड से जाएगा तो उसको टाइम लगेगा T1, और अगर बढ़ा के जाएगा तो टाइम लगेगा T2, कम लगेगा टाइम उसको। फिर इसका मतलब ज़्यादा टाइम कौन सा होगा, ये वाला। डिनोमिनेटर अगर छोटा होगा तो वैल्यू ज़्यादा आता है, और डिनोमिनेटर अगर बड़ा होगा तो वैल्यू कम आता है। तो हमारा जो टाइम डिफरेंस होगा वो 30 मिनट्स का आना चाहिए ना, तो वो होगा T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 30 मिनट्स का होगा। तो उसको सेकंड में कर दो 30 डिवाइड बाई 60, क्योंकि प्लेन लेट जा रहा है ना 30 मिनट से, ठीक है। तो T1 का टाइम क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है 1500 x माइनस T2 का टाइम कम लगेगा क्योंकि ऑलरेडी आप उसने 30 मिनट लेट कर दिया ना, तो उसको मेकअप करना पड़ेगा ना उतना टाइम। और ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, सेकंड में आ जाएगा। सॉरी ये सेकंड नहीं है, दिस इज नॉट अ सेकंड, एक्चुअली आवर में करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट्स होता है ना, 60 मिनट्स होता है। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर। तो ये 30 मिनट्स आपको टाइम दिया था ना, तो उसको आवर में करने के लिए 60 से डिवाइड करा, वो इज नॉट अ सेकंड, क्योंकि हमने स्पीड ऑलरेडी कितना मान के चल रहे हैं, किलोमीटर पर आवर में मान के चल रहा था ना स्पीड। देखो ये वाला, ठीक है, किलोमीटर पर आवर में मान के चल रहा था मैं इसको, ठीक है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करो, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यू विल गेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज x² प्लस 250x माइनस 75,000 इज इक्वल टू 0। और इसके रूट्स निकालो, निगेटिव रूट नहीं लेना आपको, इसका पॉजिटिव रूट आएगा 750, यानी 1000 और 750 में स्प्लिट हो जाएगा। तो फिर प्लेन का यूजुअल स्पीड था 750 किलोमीटर पर आवर। आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? तो ध्यान रखना इस वाले क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया था। देखो प्लेन अगर यूजुअल स्पीड से जाता तो उसको टाइम T1 लगेगा, और प्लेन अगर
स्पीड बढ़ा के जाएगा तो उसको टाइम कम लगेगा T2, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वही उतने टाइम से प्लेन लेट जा रहा है ना, फिर 30 मिनट से, वही तो दिया था ना उसको। आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? यानी इस T2 में अगर मैंने ये वाला लेट टाइम अगर ऐड कर दूंगा ना तो T1 का वैल्यू मिल जाएगा ना। आर गेटिंग दिस आइडिया क्लियर? तो इस वाले क्वेश्चन आसानी से हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।